नमस्कार। आज की चर्चा में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे विषय के बारे में। मूलतः यह अनुवाद है और अनुवाद के बहाने शीर्षक है। इस शीर्षक में मैंने बताने का प्रयास किया है कि अनुवाद के बहाने हिंदी या फिर भारतीय भाषाएं कैसे परिवर्तित होती जा रही हैं या फिर उनमें किस तरह के दोष आते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक अनुवाद के बहाने। भारत का गणतंत्र घोषित होने के साथ ही भारत के हर विधि विधान के लिए भारत का संविधान ही मानक ग्रंथ बन गया। हर नियम, विनियम, धारा आदि संविधान के सूत्र से ही निकलती है। संविधान के इन सूत्रों में से एक सूत्र राजभाषा का भी है। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 में 7 स्थानों पर अनुवाद का जिक्र आता है। इसकी धारा 3(1)(b) के अनुसार जिन राज्यों ने अपने शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी अपना लिया है, उन राज्यों से यदि ऐसे राज्यों में पत्राचार होता है जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, तो हिंदी के साथ साथ उस हिंदी पत्र का अनुवाद भी भेजा जाएगा। इसके आगे धारा 5(2) में यह जिक्र है कि संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले नियम के अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा। इसके अलावा सन 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के मद संख्या 11 में अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि की भाषा के संबंध में समिति ने राय दी है कि संसदीय विधियां अंग्रेजी में बनती रहें, किंतु उनका प्रामाणिक हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा समिति ने यह भी राय जाहिर की है कि जहां कहीं राज्य विधानमंडल में पेश किए गए विधेयकों या पास किए गए अधिनियमों का मूल पाठ हिंदी से भिन्न है, वहां अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद के अलावा उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए। उपरोक्त कथन को यदि हम बड़ी बारीकी से देखें तो समझ में आता है कि नियम, अधिनियम आदि चाहे अंग्रेजी में बनते रहें, पर उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद होना भी जारी रहेगा और इस अनुवाद के लिए राजभाषा विभाग के संरक्षण में कार्यालयों में हिंदी अधिकारी और अनुवादक अथवा अनुवाद अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी बना। अर्थात हिंदी और अनुवाद के क्षेत्र में एक और नए रोजगार का सृजन। अब चूंकि संविधान में बातें कही गई हैं, इसलिए अनुवाद की प्रस्तुति संवैधानिक बाध्यता बन जाती है। इस क्रम में कुछ विभागों और मंत्रालयों में तो हिंदी के पद या हिंदी प्रकोष्ठ प्रतिस्थापित हो गई, पर मित व्ययता को ध्यान में रखते हुए कई विभाग अब भी इन पदों को भर नहीं पाए हैं। लिहाजा अनुवाद का काम हो या कार्मिक स्वयं कर लेते हैं, या तो फिर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे मुफ्त अनुवाद टूल के माध्यम से अनुवाद करवाकर काम चला लिया जाता है। हालांकि यह भी अच्छी बात है कि कार्मिक स्वयं अंग्रेजी के पत्रों का हिंदी में अनुवाद करना प्रारंभ कर चुके हैं। इससे राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन अवश्य ही बढ़ेगा, पर कालांतर में यह देखा जा रहा है कि मशीनी या फिर अप्रशिक्षित अनुवाद टूल से अनुदित की जाने वाली सामग्री या तो हास्यास्पद हो जाती है या फिर निरर्थक शब्दों के प्रयोग के साथ भाषा ऐसी बोझिल बन जाती है जिससे पाठक को उस अनुदित हिंदी को पढ़ने के लिए उसके मूल अंग्रेजी संस्करण को देखना पड़ता है। बहुत ही सूक्ष्म सी बात है, अगर ऐसे अनुदित सामग्री को लोग पढ़ने से बचते हैं और फिर क्रमशः हिंदी को हाशिए में रखकर अंग्रेजी का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगता है। मैंने ऐसे दर्जनों सरकारी वेबसाइट देखा है जिनमें अंग्रेजी का अंश तो बहुत ही आकर्षक है, पर उसके हिंदी संस्करण को देख लें तो लगता है जैसे किसी नई दुनिया में आ गए हों। अभी हाल ही में एक सरकारी संस्थान की नियुक्ति संबंधित विज्ञापन को देख रहा था। उसमें एक वाक्य प्रयोग किया गया था, खाली स्थान है, वाक्य में जो शब्द है वह मैं बताऊंगा कि विरुद्ध भर्ती। अब यहाँ वाक्य संदर्भ के अनुसार विरुद्ध शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित है, तथापि प्रयोग हुआ है।
इसी प्रकार एक और सरकारी संस्थान की वेबसाइट पर उनके संस्थान के सदस्यों के लिए एक सूचना थी। उस सूचना में लिखा गया था, मृतक के नॉक, न के ऊपर अर्धचंद्र और का नॉक को मार्गदर्शन। अब इस नॉक का अर्थ समझने में मुझे 3 से 5 मिनट लगा। बाद में किसी प्रकार से शब्दों को जोड़ तोड़कर समझ पाया कि चूंकि यह मृत व्यक्तियों से संबंधित है, अतः हो सकता है यह अंग्रेजी का NOK मतलब नेक्स्ट ऑफ किन है, जिसका लिप्यंतरण हिंदी में करके नॉक कर दिया गया है। यह तो अच्छी बात है कि जिन शब्द की जानकारी न हो उसका लिप्यंतरण कर लिया जाता है, पर इतना सटीक कि अर्थ का अनर्थ हो जाए, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनमें खुले तौर पर हास्यास्पद हिंदी का व्यवहार होता है। अनुवाद के बारे में कहा जाता है कि अनुवाद किसी एक भाषा में व्यक्त बातों को अन्य भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद होता है। हम में से अधिकांश लोग बस इतनी सी बात को पढ़कर अनुवाद करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो समीक्षा करने वाले अधिकारी भी इसी बात को लकीर मानकर समीक्षा भी कर डालते हैं। पर इस कथन के बाद यह भी है कि लक्ष्य भाषा के व्याकरण और प्रकृति के अनुसार ही अनुवाद हो। यह तो सर्वविदित है कि एक भाषा में व्यक्त अभिव्यक्ति का दूसरी भाषा में यथारूप अनुवाद असंभव है। अतः लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के समकक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ जानवर बांधने के लिए व्यवहृत होने वाले रस्सी को मूलतः उत्तरी भारत में पगहा कहा जाता है, अन्य भाषा में अन्य शब्द होगा। अब तमिल भाषा में जीव को नाक कहा जाता है। उसका अनुवाद अंग्रेजी में यदि नोज या हिंदी में नासिका के रूप में किया जाए तो कैसा होगा? इसी तरह बांग्ला भाषा में जोल कहें तो हिंदी में इसका अर्थ पानी होगा, पर यदि खड़िया बोली, खड़िया एक आदिवासी बोली है, इसमें जोल कहें तो इसका अर्थ होता है तेल, ऑयल। अब अनुवाद करने वाले को यदि दोनों भाषाओं की प्रकृति का भान नहीं है तो गलती तो होनी ही है। एक और उदाहरण से समझते हैं। बांग्ला भाषा में भोजन करने के लिए चाहे तरल पदार्थ हो या ठोस हो, सबको खाबो, खाबो अर्थात खाऊंगा या खाऊंगी कहते हैं। अब बांग्ला में यदि आपको सिगरेट पीना हो तो आप कहते हैं अमी सिगरेट खाबो। चाय पीना हो तो भी कहेंगे अमी चा खाबो। अब इसका अनुवाद यदि अंग्रेजी में करें तो पहले वाले का अनुवाद होगा आई विल ईट सिगरेट, या फिर हिंदी में करें तो मैं सिगरेट खाऊंगा। अब यदि किसी अंग्रेज से कह दें कि आपको सिगरेट खाना है, या फिर किसी ऐसे हिंदी भाषी से कहें जिन्हें बांग्ला की समझ बिल्कुल ना हो, तो वो आपसे पूछ बैठेगा कि जैम लगाकर खाएंगे या बटर लगाकर, या किसी सब्जी के साथ पेश करूं। हंसी आती है, पर यह विषय हास्य का नहीं है। यह भाषा और संस्कृति की जानकारी न होने के कारण किए जाने वाले जाने या अनजाने में गलतियों का नतीजा है। हमें ऐसे अनुवाद से सदा बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से अंग्रेजी के एक हिंदी अनुवाद की यदि हम बात करें तो प्रशासनिक अंग्रेजी में I am to को लेकर कई वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, कई कार्यालयों में कार्यग्रहण रिपोर्ट यह लिख कर देते हैं कि I am to submit my joining report। हालांकि सरकारी कार्यालय की नजर में उसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी, पर यदि अंग्रेजी व्याकरण की नजर में समझें तो पता लगता है कि जहां I am to का प्रयोग होता है, I am के साथ to का प्रयोग होता है, उसका अर्थ है कि काम किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। यदि आप कहें कि I am to go to watch जंगली, मूवी का नाम है, तो व्याकरण की नजर में इसका अर्थ यह होगा कि मुझे जंगली देखने जाना है, अर्थात मैं जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता हूं। अनिच्छा और इच्छा दोनों है। अब कार्यग्रहण रिपोर्ट जो आप दे रहे हैं उसमें ऐसे अंदेशे वाले वाक्य का प्रयोग करना तो गलत है ना। ऐसे एक सरकारी कार्यालय में हिंदी में लिखा एक पत्र मैंने देखा जिसमें लिखा था, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा, ऐसा सूचित करते हुए चेतावनी दी जाती है। उसी पत्र के एक अन्य वाक्य में लिया था, कार्रवाई रिपोर्ट 10 दिनों में मांगी गई है, कार्यालय प्रमुख अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है। एक बार की देखने में तो ऐसे वाक्यों में कोई सी भी विसंगति नहीं लगती, पर इसे यदि पुनः पढ़ें तो पता लगेगा कि अंग्रेजी वाक्य की शैली पर ही यह अनुदित वाक्य तैयार की गई है।
वैसे तो सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने की भी परंपरा है, अच्छी परंपरा है, पर इससे व्यक्ति के भाषा की शुचिता कहीं न कहीं प्रभावित होती है। अब आखिर में हम बात करें कि ऐसी गलतियों का मुख्य कारण क्या है। यदि इस प्रश्न की विवेचना करें तो हम पाएंगे कि बचपन में हिंदी की बजाय हम अंग्रेजी पढ़ने पर अधिक ध्यान दिए। हिंदी तो केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते रहे, बाकी विषयों पर अधिक मंथन हुआ। इसका प्रभाव यह हुआ कि अंग्रेजी तो भरपूर सीख गए, पर हिंदी या अपनी मातृभाषा का प्रयोग केवल बोलचाल तक ही सीमित रह गया। दैनिक सरकारी प्रयोग में जब हिंदी में लिखने की बात आती है तो स्वाभाविक तौर पर हमारा मस्तिष्क पहले अंग्रेजी में सोचता है, फिर उसका अनुवाद करता है। ऐसी परिस्थिति में गलती होना तो स्वाभाविक है, और फिर अंग्रेजी के प्रति अगाध श्रद्धा हमें हिंदी को अंग्रेजी की शैली में लिखने के लिए बाध्य कर देता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान कैसे हो। बहुत ही आसान है। चिट्ठी पहले हिंदी में लिखी जाए, उसके बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद हो। जब लिखने लगे तो जो कहना है वही आसान और सरल शब्दों में लिखा जाए। यदि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जाना हो तो आपकी हिंदी भी आसान हो। कतिपय शब्दों का यदि हिंदी में रूप न मिल रहा हो तो भावानुवाद कर लें। भाषा की प्रकृति का ध्यान रखते हुए पत्राचार करें। हमेशा यह ध्यान रखें कि आप पत्र किसके लिए लिख रहे हैं। यदि अंग्रेजी के विद्वान या विदेशों से पत्राचार कर रहे हों तो साहित्यिक और शेक्सपियर युग की अंग्रेजी लिखें। पर यदि आप आम भारतीय नागरिकों के लिए पत्राचार कर रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं, इसमें सरकारी कर्मचारी भी आम आदमी ही माने जाएंगे और अधिकारी भी आम आदमी माने जाएंगे, तो आपकी अंग्रेजी आसान शब्दों वाली हो ताकि बात आसानी से समझ में आ सके। अंततः लिखने वाले का नाम नहीं होता है, हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का ही नाम लोग पढ़ते हैं। सरकारी कार्यालय में अमूमन हिंदी में प्रस्तुत किए गए पत्रों का अनुमोदन अधिकारीगण आसानी से कर देते हैं। व्याकरण दोष नहीं ढूंढते, पर अंग्रेजी के व्यावहारिक या व्याकरणिक भूलों को बड़ी संजीदगी से तलाशा और बताया जाता है। हालांकि भारत सरकार की नीति प्रोत्साहन के माध्यम से हिंदी कार्यान्वयन की है। संभव है इस प्रोत्साहन की नीति के कारण किसी भी रूप में लिखी हिंदी को स्वीकार कर लिया जाता है, पर ऐसा कहीं न हो कि इस प्रोत्साहन के बहाने लिखे पत्र पढ़े लिखे लोगों के हाथ में पड़े तो हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की भाषा की अशुद्धि के कारण मनोरंजन के पात्र बनाए जाएं। भाषा की अशुद्धि कोई विशेष मायने नहीं रखती है, पर कार्यालय और कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी गण की बेइज्जती काफी मायने रखती है। जड़ता से निकलकर एक बार आसान हिंदी और आसान अंग्रेजी में लिखने का प्रयास शुरू तो करें, फिर आनंद देखिएगा।